हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और मैं यशु ठाकुर बेटा आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं आपकी करंट अफेयर क्लासेस के लिए। और आज जो हमारी करंट अफेयर क्लास है वो फोर्थ क्लास है बेटा। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो मोस्टली एग्जाम्स हैं, मैं बार बार आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जीके सेक्शन और करंट अफेयर सेक्शन। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स की क्लास 4। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। तो बेटा आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि दी 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 विच वॉज इंट्रोड्यूस रिसेंटली, जो अभी क्या हुआ बेटा, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ, इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएट करता है, यानी कि जो 128वां संविधान संशोधन जो बिल आया है, ठीक है, 2023 में, जो हाल ही में पेश किया गया है, वह किससे संबंधित है। तो आपके सामने ऑप्शन ये आता है कि आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, रिजर्वेशन 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, और ऑप्शन डी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपके सामने आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की पहचान करें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जिसे हम बोलते हैं। और सी ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करें, या ऑप्शन डी आता है वस्तु एवं सेवा कर के लिए ये लाया गया है। तो ये चार ऑप्शन बेटा आपके सामने आ चुके हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले बेटा हम जैसे कि आपको बताते हैं कि जो भी हम क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो कहता है इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, जो भारतीय सरकार है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कॉन्स्टिट्यूशन 128, 128वां अमेंडमेंट बिल आया 2003 में, विच प्रपोज टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अंदर जो 33% सीट है वो किसके लिए रखी गई है, महिलाओं को लिए रखी गई है। तो द लोअर हाउस ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दिस रिजर्वेशन विल अप्लाई टू सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एससी के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी के लिए भी। और दिस अमेंडमेंट वर a result for recommendation made by the बलवंत राय मेहता कमेटी इन 1957। जो ये अमेंडमेंट आया है ये किसके बिहाफ पे, ये रिकमेंड करा था बेटा, किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी 1957 में, एंड अशोका मेहता कमेटी 1977। एंड एमिंग, इनका जो उद्देश्य था, जो एम था, टू स्ट्रेंथ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड एम्पावर लोकल बॉडी अक्रॉस रूरल और अर्बन एरिया के अंदर क्या करना था, ये मजबूती की स्थापना करनी थी। और ये दो कमेटी के अनुसार इसके बिहाफ पे ये बिल लाया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार ने संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 में पेश किया, जिसमें लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का यहाँ पे क्या रखा गया, इस बिल में प्रस्ताव रखा गया है। और यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा, एससी और एसटी के लिए भी ये लागू होगा। और यह संशोधन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी समिति है याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति, और 1977 में अशोक मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिशों का परिणाम थे, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था और ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना था, यानी कि मजबूत बनाना था। तो इनके रिकमेंड के बाद ये क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, तो हमारे सामने बेटा जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, या रिजर्व 33% सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो आपके सामने जो आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन सी, क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी हमारा क्या बेटा ये आंसर है, जो 33% सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों विधानसभाओं में महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जो पेश किया गया। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि बार्ड इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड
चैट बॉट डेवलप बाय विच इंस्टीट्यूशन। ये जो बार्ड है, ये जो चैट बॉट है, ये किसके अनुसार, किस संस्था के अनुसार क्या किया गया बेटा, डेवलप किया गया। तो बार्ड किस संस्था द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित चैटबॉट का नाम है। ठीक है ना भाई। तो आपके सामने ऑप्शन आता है ओपन एआई, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी सैमसंग। ठीक है। तो सबसे पहले भाई बार्ड है क्या, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो बार्ड एक जनरेटिव एआई है। क्या बेटा, जनरेटिव एआई है। और ये चैट जीपीटी और डेल ई जैसे एआई मॉडल का सामान्य नाम है, जो नई सामग्री बना सकता है, नई नई चीजों को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो जनरेटिव एआई वीडियो, ऑडियो और इमेजिनरी बना सकते हैं, लेकिन एआई चैटबॉट के रूप में। किसके रूप में, एआई चैटबॉट के रूप में। और बार्ड ऐसे टेक्स्ट बनाने का केंद्रित है जो आपके प्रश्नों को प्राकृतिक और संवादी तरीके से क्या करता है, उत्तर देता है। तो बार्ड एक बड़ा भाषा मॉडल है। क्या बेटा है कि बड़ा भाषा मॉडल है। इस प्रकार के तंत्रिका नेटवर्क को प्राकृतिक भाषा को संसाधित करने का तरीका सिखाने के लिए भारी मात्रा में क्या किया जाता है, पाठ दिया गया है। और प्रशिक्षण डेटा एक सीमित कारक है और एक बड़ा कारण चैट जीपीटी का मानना है कि यह अभी भी 2021 है। क्या ये अभी भी 2021, तभी एआई ने बात करना सीखा, इसलिए बोलना है। और बार्ड का इसका नाम कवि शब्द से मिला है। किससे मिला है, कवि शब्द से। जैसा कि एवलोन के बार्ड विलियम शेक्सपियर ने अपनी भाषाई क्षमताओं के संदर्भ में दिया था। तो ये याद रखना, ये कवि शब्द के रूप से इसका नाम लिया गया है। ठीक है। तो बार्ड इज अ जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेटा, अभी मैंने आपको बताया। दिस इज द जेनरिक नेम है एआई मॉडल लाइक चैट जीपीटी, डेली दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट, जो क्या करता है, न्यू कंटेंट को क्रिएट करता है। और जनरेटिव एआई कैन बी मेक, क्या बनाता है बेटा, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजरी, बट एज एन एआई चैटबॉट। किसके उसमें, एआई चैटबॉट। बार्ड इज फोकस ऑन, जो बार्ड है वो किस पे फोकस करता है बेटा, क्रिएटिंग टेक्स्ट दैट आंसर योर क्वेश्चन इन अ नेचुरल एंड कंजर्वेटिव वे। बार्ड इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे क्या बोलते हैं, एलएलएम बोलते हैं। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क हैज बीन फेड ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट टू टीच इट हाउ टू प्रोसेस नेचुरल लैंग्वेज, किस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज को हम प्रोसेस कर सकते हैं। और जो ट्रेनिंग डाटा है इसका लिमिटिंग फैक्टर है। एंड बिग रीजन क्या है इसका, चैट जीपीटी थिंक इट इज स्टिल 2021 एंड दैट व्हेन एआई लर्न टू टॉक सो टू स्पीक। तो ये टॉक और स्पीक करता है। एंड बार्ड गेट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड मीन, किससे लिया गया, पोएट, कवि से लिया गया, अभी मैंने आपको बताया। और एज इन द बार्ड एवेलोन, विलियम शेक्सपियर इज रेफरेंस टू इट्स लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज को शो करता है। ठीक है। तो ये जो बार्ड है, तो ये क्या बेटा, जनरेटिव एआई है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोलते हैं। ठीक है। क्या क्या काम है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और ये जो है, ये कंटेंट चैट जीपीटी, डेल ई के थ्रू ये काम करता है, वीडियो, ऑडियो और इमेजिनरी, बट किसके रूप में, एआई चैटबॉट के रूप में। ठीक है ना। और फोकस करता है ये आंसर योर क्वेश्चन नेचुरल और कंजर्वेटिव वे में, तरीके से, नेचुरल तरीके से ये आंसर दे सके। ठीक है। तो हमारे पास देखो बेटा, इसकी थोड़ी और जानकारी हम लेते हैं। तो गूगल अपने कृत्रिम रूप से बुद्धिमान चैटबॉट बोर्ड को जीमेल, मैप्स और यूट्यूब सहित अपने डिजिटल परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पेश कर रहा है। तो इसे पेश कौन कर रहा है बेटा, गूगल। यही आपका क्या बेटा क्वेश्चन है। और बोर्ड की विस्तारित क्षमताएं केवल अंग्रेजी एक्सटेंशन के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो उपयोगकर्ताओं को चैटबॉट को उनके जीमेल खातों में एम्बेडेड जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ गूगल मानचित्र से दिशा निर्देश खींचने, यूट्यूब पर उपयोगी वीडियो ढूंढने में सक्षम बनाएगी। ये बार्ड का क्या है बेटा, काम है। और गूगल इज इंट्रोड्यूसिंग बार्ड, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है बेटा, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है टू अदर मेंबर ऑफ द इट्स डिजिटल फैमिली इंक्लूडिंग जीमेल, मैप और यूट्यूब इसमें इंक्लूड है। और बार्ड एक्सपेंड अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, विल प्रोवाइड थ्रू एन इंग्लिश ओनली एक्सटेंशन that will enable user to allow करेंगे chatbot to mine information embedded in their Gmail account as well as pull direction from Google Map and find helpful video on YouTube, जिससे हम YouTube पे बड़ी आसानी से क्या हेल्पफुल वीडियो को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये गूगल का क्या बेटा एक अच्छा कदम है, इस रूप में हमारी ये क्या करेगा बेटा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है बेटा, जो ऑप्शन थे हमारे पास,
कि भाई ओपन एआई है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, गूगल होगा। ठीक है भाई, गूगल इसका आंसर है, ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि बार्ड है क्या, किस तरीके से ये काम करता है और कौन सी इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, गूगल। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द रैपिड एक्शन फोर्स RAF इज स्पेशलाइज्ड विंग ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो जो रैपिड एक्शन फोर्स है, क्या बेटा, रैपिड एक्शन फोर्स RF किस संस्था की एक विशेष शाखा है, कौन सी संस्था है जो इसकी क्या है बेटा, एक विशेष शाखा है। तो ऑप्शन ए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बी इंडियन आर्मी, सी इंडियन नेवी और डी आसाम राइफल्स। ठीक है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और असम राइफल्स, ये इसके 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो स्पेशलाइज्ड विंग है कौन सी संस्था की, कौन सी संस्था की, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रैपिड एक्शन फोर्स क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं और किस तरीके से काम करता है। तो रैपिड एक्शन फोर्स RAF एक सरकार नियंत्रित, क्या है बेटा, एक सरकार नियंत्रित सैन्य इकाई और दंगा और भीड़ नियंत्रण, क्या जो दंगे फसाद हो जाते हैं, भीड़ को कंट्रोल करना इसका काम है। नियंत्रण स्थितियों से निपटने के लिए भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष शाखा है। तो ये भारत की क्या है बेटा, एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस की क्या बेटा, ये शाखा है। और RAF की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1991 को। ये ध्यान रखना, जो इसकी स्थापना हुई है बेटा वो कब हुई थी, 11 दिसंबर 1991 को, नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ। क्या, नई दिल्ली में इसका क्या है बेटा, मुख्यालय के साथ स्थापना की गई थी। दंगे जैसी स्थितियां, भाई दंगे हो जाते हैं, किसी भी बात पे कोई भी हालत बिगड़ सकती है। ठीक है, स्थितियां बिगड़ जाती हैं, भीड़ नियंत्रण करने के लिए, बचाव के लिए, राहत कार्य और संबंधित अशांति से निपटने के लिए 7 अक्टूबर 1992 को पूरी तरह से चालू हो गया था। कि अपने देश की स्थिति में ये क्या करती है बेटा, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कब, जैसे कोई भी घटनाएं घटती रहती हैं, कोई भी दंगे फसाद हो जाए, भीड़ को कंट्रोल करना, ये इसका काम है। और पहली 5 बटालियन अक्टूबर 1992 तक गठित की गई, यानी कि जो पहली 5 बटालियन थी वो कब तक इकट्ठी की गई, 1992 तक। और अप्रैल 1994 में अतिरिक्त 5 बटालियन और जोड़ी गई। और अक्टूबर 2023 में 11 साल की सेवा के साथ, अक्टूबर 2023 में 11 साल की सेवा के साथ बल को राष्ट्रपति के ध्वज के साथ प्रस्तुत किया गया था। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के ध्वज के साथ प्रस्तुत किया गया था। और 9 नवंबर 2013 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में RAF एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर की स्थापना की गई थी। फिर ये 2013 में 9 नवंबर को ये मेरठ में इसकी स्थापना की गई। और 2017 में भारत सरकार ने अतिरिक्त 5 बटालियन को मंजूरी और दे दी। नई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। ठीक है, और RAF CRF की एक विशेष शाखा जो संघीय सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट करती है। और राज्य CRPF और RAF की सेवा तब लेते हैं जब वे अपनी इकाइयों के साथ पुलिसिंग जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, तब इसकी सेवा वो लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, रैपिड एक्शन फोर्स है और ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष शाखा है। तो द रैपिड एक्शन फोर्स गवर्नमेंट कंट्रोल मिलिट्री यूनिट एंड स्पेशलाइज्ड विंग है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF की, इंडिया टू डील विद रेड एंड क्राउड कंट्रोल सिचुएशन जो होती है। और RAF वाज रेज्ड कब बेटा, इसकी शुरू हुई थी स्थापना 11 दिसंबर 1991 को, मैंने आपको बताया, विद हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली एंड इट बिकम फुली ऑपरेशनल था 7 अक्टूबर 1992 को टू डील विद रेड लाइक सिचुएशन, क्राउड कंट्रोल, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन एंड रिलेटेड अनरेस्ट, ये इसके सब चीजों के लिए तैयार रहती है। तो द फर्स्ट 5 बटालियन वर रेज्ड बाय अक्टूबर 1992 को एंड एडिशनल 5 बटालियन वर एडिड हुई अप्रैल 1994 को। तो इन अक्टूबर 2003 में विद 11 ईयर ऑफ सर्विस, कितनी सर्विस हो गई थी बेटा, 11 साल की। तो द फोर्स वाज प्रेजेंट विद द प्रेसिडेंशियल कलर। और 9 नवंबर 2013 को द RAF एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश हुई, कहां पे, मेरठ, उत्तर प्रदेश। और इन 2017 द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जो भारतीय सरकार है उसने अप्रूव करा एन एडिशनल 5 बटालियन टू बी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में होंगे। ठीक है, और RAF इज स्पेशलाइज्ड विंग है CRPF की, क्या है,
बेटा जो RAF है एक स्पेशलाइज विंग है किसकी, CRPF की, विच रिपोर्ट टू फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को क्या रिपोर्ट देती है, एंड द स्टेट सीक द सर्विस CRF एंड RAF व्हेन दे आर अनएबल टू मीट द पुलिसिंग नीड विद देयर ओन यूनिट्स। तो ये रैपिड एक्शन जो फोर्स है इसका काम है, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी स्थापना कब हुई थी और किस किस तरीके से इसमें ये बैटेलियन और जोड़ी गई, और 2017 के बाद किस किस के इसके और ये इसमें राज्य में जुड़ गए। ठीक है, तो हमारे सामने जो क्वेश्चन था कि भाई रैपिड एक्शन फोर्स किस विंग की एक इंस्टीट्यूशन, विच इंस्टीट्यूशन एक इसमें काम करता है, तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका आंसर क्या होगा बेटा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स किस संस्था की एक विशेष शाखा है, तो वो जो शाखा है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि उड़ान भवन, क्या उड़ान भवन इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि उड़ान भवन एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन किस राज्य शासित प्रदेश में किया गया, किस राज्य शासित प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो उड़ान भवन एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन किस राज्य शासित प्रदेश में किया गया, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये उड़ान भवन की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बेटा। तो कहता है ऑन सितंबर 18, 2023 को, ये रिसेंटली अभी की बात है, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे हमारे, कौन है बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनॉग्रेटेड द उड़ान भवन, a centralized office complex housing various aviation sector regulator located at Safdarjung Airport in New Delhi। तो ऑन सितंबर 1823 को जो हमारे क्या है बेटा सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है और ये कहां पे हुआ बेटा, सफदरजंग एयरपोर्ट इन दिल्ली। एंड उड़ान भवन विल फैसिलिटेट बेटर कोऑर्डिनेशन, और ये फैसिलिटी किस चीज की देता है बेटा, एक बेटर कोऑर्डिनेशन है वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है ये। और द फॉलोइंग ऑफिस हैज बीन अकोमोडेट किए गए हैं कॉम्प्लेक्स उड़ान भवन लोकेट इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली में। तो कौन कौन से बेटा इसके अंदर आते हैं ऑफिस, एक तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन आता है DGCA, सेकंड आता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS, फिर आता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि AERA, और फिर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे ऑफिस इसके अंदर आते हैं। फिर देयर वॉज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी बेटा एस्टैब्लिश बेटर कोऑर्डिनेशन हो among various regulatory authority under the Ministry of Civil Aviation and to bring all the regulatory authority under the one roof। ये सारी जो चीजें एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के अंदर हो, और इसमें which has been complete हुआ इनॉग्रेशन उड़ान भवन के रूप में। एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI इज द प्रीमियर एयरपोर्ट ऑपरेटर थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर बिल्डिंग, ऑपरेटिंग, प्रोवाइडिंग ATC एंड CNS सर्विस एंड मेंटेनिंग वेरियस एयरपोर्ट नेशन वाइड, तो क्या कर सकें, हर जगह मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आल्सो लॉन्च एन एक्सपेरिमेंटल ई-वॉलेट फैसिलिटी, भी इन्होंने क्या करी बेटा, लॉन्च करी। तो ऑन दिस ओकेशन, इस ओकेशन पर एक एक्सपेरिमेंटल ई-वॉलेट फैसिलिटी लॉन्च की गई। इट विल एक्ट एज अ, जिसे क्या बोला गया, प्रीपेड वॉलेट के रूप में ये लॉन्च की गई। एंड दिस पोर्टल विल अनेबल अ फास्टर, प्रॉम्प्ट एंड मोर सिक्योर पेमेंट सिस्टम, शुरू हुआ आवर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के थ्रू। द ई-वॉलेट विल बी पार्टिकुलरली यूजफुल है प्रोसेसिंग फीस फॉर वेरिएशन, रेगुलेटरी अप्रूवल आएंगे इन द भारत पोस्ट पोर्टल। इट विल एक्ट एज अ प्रीपेड वॉलेट एंड एनेबलिंग रजिस्टर्ड एंड यूजर टू ऐड फंड इन एडवांस, और फंड भी मिलेगा किसमें बेटा, एडवांस में। तो इनिशियली ओनली NEFT और RTGS मोड विल भी अलाउ होंगे जो ट्रांसफर करेंगे फंड को, ये ध्यान रखना बेटा। तो जो फंड को ट्रांसफर करेंगे वो केवल NEFT के थ्रू और RTGS के थ्रू होगा। इट यूजर्स विल आल्सो बी एबल टू गेट रिसिप्ट एंड इनवॉइस, उन्हें जल्दी दी जाएंगी। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है बेटा, फीचर क्या है उड़ान भवन की, तो न्यू इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट G+3 फ्लोर्स है, ठीक है,
above ground level and the remaining 3 floors as basement के रूप में, and built for rupees 374.98 crore. This complex can be accommodate 1270 officers and the total built up area जो है इसका 71,257 स्क्वायर मीटर में पूरे एरिया में, और रेटेड GRIHA 5 यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेंबली. द बिल्डिंग इनकॉर्पोरेट सेवरल इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी फीचर्स के साथ ये है. तो ये इसकी क्या है बेटा, ये विशेषता है उड़ान भवन की. ठीक है, तो थोड़ा सा और समझते हैं बेटा. तो 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग, क्या दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर स्थित विभिन्न विमान क्षेत्र के नियामकों को केंद्रीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन इन्होंने किया. और उड़ान भवन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत विभिन्न नियामक प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय कोऑर्डिनेशन सुविधा प्रदान करेगा. और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन में निम्नलिखित कार्यालयों को समायोजित किया गया है. और वो कार्यालय कौन कौन से अभी मैंने आपको बताया, नागर विमान महानिदेशालय, नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो, हवाई अड्डा आर्थिक नियम प्राधिकरण, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये इसके अंदर जोड़े गए हैं. ठीक है, उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत विभिन्न नियामक प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और सभी नियामक प्राधिकरण को एक छत के नीचे लाने के लंबे समय से मांग चल रही थी, जिसे उड़ान भवन का उद्घाटन करके पूरा किया गया है. इसकी जो ये डिमांड थी काफी टाइम से हो रही थी. और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रमुख हवाई अड्डा परिचालक है, जो देश भर में, जो पूरे देश भर में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए, संचालन के लिए ATC और CNS सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए क्या है, जिम्मेदार है. ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रायोगिक ई वॉलेट सुविधा भी लॉन्च की, अभी मैंने आपको बताया. इस अवसर पर एक प्रायोगिक ई वॉलेट सुविधा की लॉन्च की गई है. ये प्रीपेड वॉलेट की तरह काम करेगा. किसकी तरह काम करेगा बेटा, ये प्रीपेड वॉलेट की तरह. और यह पोर्टल हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तेज, शीघ्र और आर्थिक सुरक्षित भुगतान प्रणाली सक्षम करेगा. और ई वॉलेट पोर्टल में विभिन्न नियामक अनुमोदन के लिए प्रशासन शुल्क में विशेष रूप से उपयोगी भी होगा ये. और ये एक प्रीपेड वॉलेट के रूप में काम करेगा, जो पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड उपयोगकर्ताओं को पहले से धनराशि जोड़ने में क्या करेगा, सक्षम करेगा. और प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में फंड ट्रांसफर करने के लिए केवल NEFT और RTGS मोड को अनुमति होगी. अभी मैंने बताया जो अनुमति दी गई केवल NEFT और RTGS को दी गई है. और इससे यूजर्स को जल्द ही रसीदें और चालान भी मिल सकेंगे. ठीक है, तो इसका उद्घाटन बेटा कहां पे हुआ है, हमारी नई दिल्ली में. तो ये ऑप्शन था हमारे पास. तो ऑप्शन था हमारे पास उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी. ठीक है, तो बेटा बस हमारा एक ही एम रहता है कि आपके साथ क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से बताएं, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो. ठीक है, और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहें. तो आगे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. अच्छा, ये और देख लेते उड़ान भवन की विशेषता क्या है. तो नए एकीकृत कार्यालय परिसर में भूतल से ऊपर G+3 मंजिलें और शेष 3 मंजिलों बेसमेंट के रूप में हैं. कितने बेसमेंट के रूप में हैं. और अभी मैंने आपको बताया 374.98 करोड़ रुपए में निर्मित इस परिसर में 1270 अधिकारी रह सकते हैं. इतने अधिकारी रह सकते हैं बेटा. और इस भवन की कुल निर्मित क्षेत्रफल कितनी है, 71,257 वर्ग मीटर है. और GRIHA 5 रेटेड एकीकृत पर्यावरण मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग इमारत में कई पर्यावरण अनुकूल स्थिरता सुविधाएं भी क्या की गई हैं, शामिल की गई हैं. तो ये उड़ान भवन की क्या थी, विशेषता थी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, which country unveiled the People's G20 e-book, यानी कि किस देश ने पीपल्स G20 e-book का अनावरण किया है. और आपके सामने ऑप्शन है इंडिया, जापान, इंडोनेशिया और ऑप्शन डी श्रीलंका. ठीक है, अभी G20 पे मैंने बेटा आपको लास्ट क्लास में, उससे भी लास्ट क्लास में बेटा मैंने क्या करा था, पूरा आपको टॉपिक बताए थे, क्वेश्चंस लाए थे G20 के. तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं. तो चलिए बेटा इसकी जानकारी लेते हैं. तो कहता है बेटा, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया अनवील्ड द पीपल G20 ई बुक
हाईलाइटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन न्यू दिल्ली। तो आपने देखा अभी रिसेंटली में बेटा G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास ही है, और ये जो इसकी सबमिट हुई थी वो कहाँ पे हुई है, हमारी न्यू दिल्ली में ही हुई है। ठीक है, तो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने नई दिल्ली में भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर प्रकाश डालते हुए पीपल्स G20 ई बुक का अनावरण किया। और ई बुक भारत की G20 प्रेसिडेंसी का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करते जिसमें 3 मुख्य भाग शामिल हैं। तो पहला खंड सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को कवर करता है, जबकि दूसरा भाग शेरपा और वित्त ट्रैक के तहत विभिन्न कार्य समूह द्वारा आयोजित बैठकों का सारांश प्रस्तुत करता है। तो द ई बुक प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू G20 प्रेसिडेंसी फीचर्स 3 मेन पार्ट्स एंड द फर्स्ट सेक्शन कवर करेगा G20 समिट जो अभी सितंबर में 2003 में हुई है न्यू दिल्ली में, और वाइल सेकंड पार्ट जो होगा समरी मीटिंग हेल्ड बाय वेरियस वर्किंग ग्रुप होंगे अंडर द शेरपा एंड फाइनेंस ट्रैक के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया, उसने पीपल G20 ई बुक हाईलाइटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी अभी जो हुई न्यू दिल्ली में, इन्होंने ये क्या करी बेटा, अनावरण किया है पीपल G20 का। किसका? पीपल G20 का। ठीक है, तो हमारे सामने ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो ये ऑप्शन ए भारत इसका क्या है बेटा, आंसर है। इंडिया इसका क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, तो पीपल G20 ई बुक जो अनवील्ड किसने करी थी बेटा, अनावरण किसने किया, भारत ने किया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो बेटा। तो बस हमारा बेटा एक ही एम है कि आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आए और करंट अफेयर की क्लास को और बढ़िया बनाएं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर साइंटिस्ट इन इंडिया। तो भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए स्थापित नया पुरस्कार क्या है। तो जो भारत के साइंटिस्ट हैं तो उन्हें सम्मानित करने के लिए भैया जो उन्हें अवार्ड दिए जाएंगे तो उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए आते हैं पीएम विज्ञान पुरस्कार, ऑप्शन बी आता है भारत विज्ञान पुरस्कार, ऑप्शन सी आता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और ऑप्शन डी आता है दीनदयाल विज्ञान पुरस्कार। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप समझ में हो गए आप। अब चलते बेटा इसके थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं। तो कहता है द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस, जो भारत सरकार ने अनाउंस किया दैट एस्टैब्लिशिंग राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्या नाम दिया गया बेटा सर, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम दिया गया है। अ सीरीज ऑफ अवार्ड टू ऑनर साइंटिस्ट इन इंडिया। तो भारत सरकार ने भारत के वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कारों की एक श्रृंखला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है। और ये किसने करी, हमारी भारत सरकार ने करी है। और ये पुरस्कार 4 श्रेणियों के तहत प्रदान किए जाएंगे। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है बेटा। ठीक है ना, 4 कैटेगरी में बांटा गया, जिनमें जीवन भर की उपलब्धि के लिए विज्ञान रत्न, विशिष्ट योगदान के लिए विज्ञान श्री, युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, और वैज्ञानिकों की टीमों को मान्यता देने के लिए विज्ञान टीम शामिल है। तो दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड अंडर द 4th कैटेगरी इंक्लूडिंग विज्ञान रत्न फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहला रखा गया, दूसरा विज्ञान श्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन, तीसरा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर टू अनकरेज यंग साइंटिस्टों को क्या करें, अनकरेज करें, उसके लिए रखा गया, और विज्ञान टीम फॉर रिकॉग्नाइजिंग टीम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये 4 कैटेगरी में से क्या क्या डिवाइड किया गया है। और द अवार्ड विल कमेंस इन 2024 एंड विल कवर 13 डोमेन रेंजिंग फ्रॉम फिजिक्स टू इन्वायरमेंटल साइंस। यानी कि जो पुरस्कार 2024 में शुरू होंगे, किस में शुरू होंगे बताएं, 2024 से शुरू होंगे, और इसमें भौतिक से लेकर पर्यावरण विज्ञान तक 13 डोमेन शामिल होंगे। तो इसमें 13 डोमेन को क्या किया गया, शामिल किया गया है, चाहे वो किससे हो बेटा, भौतिक से लेकर पर्यावरण विज्ञान तक, ये सब इसमें शामिल करे गए हैं। ठीक है, और इसका नाम जो रखा गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इसका नाम रखा गया ये साइंटिस्टों के ऑनर में। ठीक है, भारत के जो साइंटिस्ट हैं। तो जो हमारे सामने ऑप्शन थे बेटा कि व्हाट इज द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूट टू ऑनर साइंटिस्ट इन इंडिया, तो हमारे सामने कौन सा, ऑप्शन सी हमारे सामने आता राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कब से शुरू होंगे बेटा, 2024 से क्या होंगे, ये मिलना शुरू होंगे, और इसमें 13 डोमेन को शामिल किया गया है, चाहे वो भौतिक से हो चाहे अलग अलग वे में आते हो। ठीक है, तो टोटल 13 डोमेन इसमें अभी तक शामिल किए गए, और आगे पता नहीं
बड़े भी या जो भी हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, कहता है विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द सीएम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे नेवा बोलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सीएम राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने आता है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ये चार ऑप्शन आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर बेटा हो सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने है ही बेटा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश ये ऑप्शन है। चलिए बेटा इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, है क्या। तो आप देखेंगे दी स्टेट असेंबली ऑफ पंजाब, जो स्टेट असेंबली है पंजाब इज ट्रांसफरिंग टू पेपरलेस सिस्टम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, यानी कि पंजाब की राज्य विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत के साथ कागज रहित प्रणाली में परिवर्तित हो रही है। यानी कि जो पेपरलेस वर्क सिस्टम इन्होंने यहाँ पे लाए हैं, और ये कौन सी सरकार लाई है बेटा? ये पंजाब सरकार लेके आई है। तो द एप्लीकेशन हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड हुई बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवत सिंह मान। तो इस एप्लीकेशन का उद्घाटन हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने किया है, और विधायी कार्यवाही के डिजिटीकरण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च के साथ साथ नेवा पर 2 दिवसीय सम्मेलन और कार्यशाला आयोजित भी की गई है। तो 2 डे कॉन्फ्रेंस हुई, वर्कशॉप ऑन नेवा वाज हेल्ड इन कंजक्शन विद द लॉन्च टू प्रमोट द डिजिटलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। तो ये जो है पंजाब सरकार लेके आई है बेटा, ये भी एक अच्छा कदम है पंजाब सरकार का, पेपरलेस वर्क का। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास होगा बेटा, ऑप्शन सी पंजाब, इसका क्या होगा बेटा? सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ई विधान एप्लीकेशन नेवा जो लॉन्च हुई है वो किस स्टेट ने की है, ठीक है। तो आंसर है पंजाब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा विच सिटी लॉन्च द स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव एज पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो कौन सी सिटी है जिसने ये क्या करा बेटा? लॉन्च करा है। तो ऑप्शन हमारे सामने है मुंबई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी हमारे पास आता है मैसूर, ठीक है। तो पहले जानते बेटा थोड़ा सा। तो कहता है रिसेंटली द अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसने बेटा? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च द स्वच्छता ट्रेन, इन्होंने लॉन्च करी इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा टू प्रमोट वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस एंड क्लीननेस इन द सिटी। तो हाल ही में क्या अभी रिसेंटली अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में स्वच्छ ट्रेन की पहल शुरुआत की है। एक ये भी बेटा ये क्या अच्छा कदम है स्वच्छता की ओर, और इसका उद्देश्य शहर के भीतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि लोग क्या हो, इससे जागरूक हो और गंदगी वगैरह ना फैलाएं और अपने राज्य को क्या करें, साफ रखें, अपनी स्टेट को, अपनी सिटी को क्या करें, साफ रखें, ठीक है। तो ये जो शुरुआत करी है ये किसने करी थी? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक अच्छी पहल है, ठीक है, जो स्वच्छता ट्रेन उन्होंने चलाई। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है ऑप्शन सी अहमदाबाद, इसका क्या होगा बेटा? आंसर होगा, ठीक है। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन हम आपके लिए ये लेके आए थे, ठीक है। तो ये आज के हमारे क्या थे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है बेटा कहता है विच स्टेट यूटी ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल, यानी कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आयोजित किया है? तो ऑप्शन, क्वेश्चन समझ गए होगा बेटा। तो ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी गोवा। यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसने ऑर्गेनाइज करिए इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल, इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल। तो इसके बारे में बेटा जानते थोड़ा सा। तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द मेडियन एडिशन ऑफ भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव और इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल एट
हिस्टोरिक फोर्ट ऑफ ओगंदा इन पंजिम, गोवा के अंदर ये शुरुआत हुई। तो केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाला ने गोवा के पंजिम में ऐतिहासिक किले अगुआड़ा में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहल संस्करण का उद्घाटन किया है। और यह महोत्सव पूरे भारत में 75 प्रकाश स्तंभों को संपन्न पर्यटन केंद्रों में बदलने की दृष्टि का क्या एक हिस्सा है। तो ये कहां पे हुआ है बेटा, ये गोवा के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ है, गोवा के अंदर हुआ है। तो जैसा कि हम देख रहे थे, ये जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, गोवा हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा। तो लाइट हाउस फेस्टिवल कहां पे हुआ था बेटा, ये कौन से राज्य में, गोवा के अंदर हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा, आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और नई नई जानकारी के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। तो हमारे YouTube चैनल शिक्षा मित्र पर जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास के लिए बेटा धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।